इस क्रम में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो छठा जो उन्होंने बिंदु दिया, भगवान बुद्ध ने जो छठे स्टेप की बात की, छठा उद्देश्य क्या है कि सम्यक व्यायाम। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को सम्यक व्यायाम से आशय है हमारा कि सम्यक व्यायाम का आशय है कि हम अपने कार्य को करने के लिए अपना एफर्ट लगाते रहेंगे और इसमें जो कुछ भी हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा सही को जानने के लिए, समझने के लिए, करने के लिए हम व्यायाम करेंगे, अर्थात अपनी इंद्रियों का हम उपयोग सार्थक रूप से करेंगे। व्यायाम से आशा यहाँ पर है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि परिश्रम करना, पुरुषार्थ करना सही अर्थ है। अगर हम व्यायाम नहीं करते हैं, उचित श्रम नहीं करते हैं, तो हमारा कर्मांत पूरा नहीं होगा, और हमारा जब कर्मांत नहीं होगा तो हमारा संकल्प नहीं पूरा होगा, और संकल्प जब पूरा नहीं होगा तो हमारे लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, और हमारा जीवन एक वैचारिक स्थिति में बनकर रह जाएगा। वह प्रायोगिक रूप से, सामाजिक रूप से मूर्त रूप नहीं ले पाएगा। तो कोई भी हमारा संकल्प पूरा हो, इसके लिए हमें कर्मांत करना पड़ता है, और कर्मांत का चूंकि दो भाग होते हैं, एक मन के रूप, एक सेल्फ के लेवल पर और एक बॉडी के लेवल पर, तो दोनों लेवल पर हमें श्रम करना है, और इस श्रम को उन्होंने व्यायाम का नाम दिया, सम्यक व्यायाम। तो सम्यक व्यायाम से आशय हमारा है कि हम मन सेल्फ के लेवल पर और शरीर के लेवल पर दोनों पर हम श्रम करें। उचित उपार्जन करने के लिए हमें श्रम करना पड़ेगा, और ये श्रम जो है हमारा व्यायाम के रूप में यहाँ परिभाषित होता है। तो कौन सा श्रम? उचित श्रम। जैसे अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, हमको कोई टेक्नोलॉजी बनाना है, तो इसे हमें मानसिक रूप से विचार करना पड़ता है कि हम कौन सा फिजिकल फिनोमेना, कौन सा साइंटिफिक फिनोमेना किस रूप में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसका परिणाम ये होगा। अब ये तो हमारा मानसिक लेवल पर, मानसिक धरातल पर हम इसे विचार करते हैं। अब उस मानसिक धरातल पर लिए गए विचार को अगर हम अपने कर्म के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा अगर नहीं फंक्शन कर पाते हैं तो मूर्त रूप नहीं दिखाएगा। अगर हमें कोई श्रम करना है, हमको अगर अनाज को उत्पन्न करना है, तो कौन सा अनाज उत्पन्न करना है, उसके लिए कौन सा सीड हम उपयोग करें, किस समय प्रयोग करें, किस तरह से करें, ये सारा जो है हम एक रोड मैप तैयार करते हैं, अपना हम एक कार्य करने की अपना एक रूपरेखा तैयार करते हैं। लेकिन इस रूपरेखा को क्रियान्वित करने के लिए अब हम शरीर के आधार पर शारीरिक रूप से उसका श्रम करते हैं। अब यही श्रम जो है हमारा व्यायाम के रूप में है। तो श्रम हमारा मानसिक भी है, श्रम हमारा शारीरिक भी है, और इन दोनों को हम सम्यक व्यायाम के नाम से जानते हैं। तो सम्यक व्यायाम से आशय है परिश्रम करना, पुरुषार्थ करना। अगर पुरुषार्थ हम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम कठोर कल्पना के जीवन, कल्पित भावनाओं के जीवन, कल्पना के लोक में, कल्पना के आवरण में हम बंधे रहेंगे और कल्पना का जीवन जीते। तो अगला उन्होंने इसी क्रम में दिया सम्यक स्मृति, अवेयरनेस। क्योंकि सम्यक स्मृति का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम कुछ चीजों को याद करके रखें, कुछ घटनाओं को हम सिर्फ याद करें। अर्थात सम्यक स्मृति से ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ भूतकाल में जीवन जिए, नहीं, ऐसा नहीं है। सम्यक स्मृति से ऐसा है कि होश पूर्वक जीवन, वर्तमान में जीवन, होश पूर्वक जीवन। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा होश पूर्वक रहना चाहिए। आप सिर्फ वर्तमान में, वर्तमान की बीती घटनाओं और भविष्य के आने वाली चीजों का योजना बनाते रहे, यह सम्यक स्मृति नहीं। सम्यक स्मृति का आशय यहाँ पर यह है
या जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, वो होश पूर्वक होना चाहिए, अर्थात वह आपके राइट वैल्यूज, राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर होना चाहिए। तो ये सतत एक अभ्यास है कि हम सम्यक स्मृति में रहें। इसका आशय होता है कि निश्चित रूप से हम हमेशा अपने किए हुए कार्यों का रिव्यू ही न करते रहें, बल्कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसको अपने विचारों के साथ हम होश पूर्वक रहें, वर्तमान में। सीधी सी बात है कि हम वर्तमान में कहीं भी आप चल रहे हैं तो आप चलने की स्थिति में हैं या होश होना चाहिए। आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइविंग का कार्य होश पूर्वक होना चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वह उसके साथ हमारा अटैचमेंट होना चाहिए, हम उसी समय हों, वहां पर भी। ऐसा नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि हम काम तो करते हैं लेकिन मानसिक जगत पर हम कहीं दूसरी जगह रहते हैं। अब इन दोनों के बीच में गैप हो जाता है, शरीर कुछ और फंक्शन कर रहा है, मन में कुछ और विचार चल रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वह वर्तमान रूप से किए गए कार्य को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। अगर वह प्रभावित करता है तो उसका उचित परिणाम हमको नहीं मिलता। तो भगवान बुद्ध का कहना है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको पूरे मनोयोग से करें, मन का योग हो उसके साथ, कोई मनोयोग। उन्होंने कहा आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, और इसी को भगवान बुद्ध ने एक सम्यक स्मृति का नाम दिया कि हम होश पूर्वक हैं, अर्थात शरीर से हम अपने सेल्फ को बिल्कुल अटैच किए हुए, बिल्कुल रिलेट किए हुए हैं। हम कहीं से भी यहाँ पर डिसकनेक्शन नहीं है कि हमारे शरीर कुछ कर रही है और हमारे मन में कुछ और चल रहा है। तो यह सम्यक स्मृति के रूप में उन्होंने बताया कि व्यक्ति को सदैव सम्यक स्मृति के आधार पर, संबंधों में सम्यक स्मृति का बहुत बड़ा महत्व है। आप हमेशा इस साथ इस चीज को जानते रहें कि हम अपने सराउंडिंग में अपने परिवार के सदस्यों के साथ हैं, प्रकृति के साथ हैं, अपने शरीर के साथ हैं। आप हमेशा जो है दूसरे के एसोसिएशन में हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति जो है बिल्कुल एलोन हो गया। एलोन होने पर भी एटमॉस्फेयर आपके साथ रहता है, प्राकृतिक वातावरण आपके साथ रहता है, आपके शरीर आपके सेल्फ के साथ रहता है। तो अगर आप सूक्ष्म रूप से इसका विवेचना करेंगे तो निश्चित रूप से आप हमेशा किसी न किसी के एसोसिएशन में रहते हैं। बिना एसोसिएशन में होने के आप ह्यूमन बीइंग का कल्पना नहीं कर सकते, आप अपने जगत की कल्पना नहीं कर सकते, अपने संसार की कल्पना नहीं कर सकते। आप कहीं भी होंगे निश्चित रूप से आप अपने शरीर के साथ होंगे, और आपका शरीर जो है एक वायुमंडल से, एक वातावरण से, एक प्रकृति के संबंध से जुड़ा हुआ होगा। तो हमेशा हम सम्यक स्मृति में रहें, ये भगवान बुद्ध ने संकेत यहाँ पर किया है। और लास्ट में कहा सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति का जो महत्तम रूप है वही समाधि। समाधि ऐसा नहीं है हम करते हम खो जाए, भूल जाए, सो जाए। सोना और समाधिस्थ होना और प्रगाढ़ निद्रा के चपेट में आना दोनों अलग अलग बातें। आप कॉन्शियसनेस की जो सुपर पोजिशन है वही समाधि। कॉन्शियसनेस का जो सुपर पोजिशन है वही समाधि। आप हाईली मेडिटेट हैं, अर्थात किसी चीज पर आप सूक्ष्म रूप से उसके साथ जुड़े हुए हैं और आपकी स्मृति वहां पर पूर्णता को प्राप्त है, यही समाधि। समाधि से मतलब ही है कि आप अपने होश के चरम बिंदु को प्राप्त है, अपनी स्मृति के चरम बिंदु को प्राप्त होना ही समाधिस्थ होना है। ऐसा नहीं कि हमको बेहोश हो जाना है समाधि की स्थिति में, नहीं, हम होश में हैं, हम अपनी स्मृति के चरम बिंदु पर हैं। यदि ऐसा हम कर पा रहे हैं तो उसे हम समाधि की स्थिति कहते हैं। और समाधि की स्थिति में व्यक्ति अपने आप में अपने चरम अवस्था को प्राप्त होता है। इस तरह से भगवान बुद्ध ने संबंधों के साथ जीने के लिए, सामाजिक जीवन जीने के लिए जो उन्होंने विधा बताया, उसमें उन्होंने एक अष्टांग मार्ग का प्रस्ताव दिया कि व्यक्ति इन 8 बिंदुओं से गुजर करके अपने जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित कर सकता है। अपने पारिवारिक जीवन को, अपने निजी जीवन को, अपने सामाजिक जीवन को, अपने प्रकृति के साथ के जीवन को वह पूर्णतया किस तरह से निर्वाह करे, इसलिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए। इस सुझाव को हम अष्टांग मार्ग के द्वारा से जानते हैं। और अष्टांग मार्ग में 8 बिंदुओं की ओर संकेत किया
एक बार फिर उसको हम मेमोराइज कर लेते हैं। पहला दिया सम्यक दृष्टि हो, हम यथा स्थिति को देख सकें, फिर हम संकल्प ले सकें, हम सही संकल्प लें और उसका निर्वहन भी सही समय पर करें। ये सम्यक वचन, हमारी वाणी ठीक हो, सही समय पर सही तरीके से हम बोलें, सम्यक कर्मांग, और हम राइट एक्शन करें, और राइट एक्शन करते हुए हम सम्यक आजीविका को प्राप्त करें। सम्यक आजीविका के साथ साथ हम सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो इस 8 बिंदुओं को मिलाकर के भगवान बुद्ध ने अष्टांग मार्ग का प्रस्ताव दिया, जो हमारे सामाजिक जीवन को जीने में, हमारे व्यक्तिगत जीवन जीने में एक सहायक के रूप में आप इसे देख सकते हैं और इसे कर सकते हैं। यह एक सुझाव है, एक प्रस्ताव है, एक प्रपोजल है, आइडिया है, जिसके आधार पर आप चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि यह फाइनल फैक्ट है। भगवान बुद्ध ने भी इसे नहीं कहा, उन्होंने कहा ऐसे करके देख लें, समझ लें, जान लें। उन्होंने अपना एक पद्धति बताई और इस पद्धति के द्वारा चला जा सकता है। यह हमारे और आपके काम करने की विधि के ऊपर निर्भर करता है, और हम इसमें अगर जीना चाहते हैं तो इसको एक प्रस्ताव के रूप में लेकर के हम जीने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।